हाँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। स्टार्टिंग में ट्रक यहाँ था, 2 सेकंड्स के बाद ट्रक यहाँ पहुंचा, तो तब तक ट्रक की वेलोसिटी v क्या हो गई, u प्लस ए टी, u इज 0, a इंटू 2, 2 सेकंड्स पे इतनी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब इस फर्दर जर्नी के लिए क्या हुआ, मतलब मैंने जो टाइम t रखा है स्टार्टिंग से ले रखा है, तो स्टोन को ऊपर जाना और आने में स्टार्टिंग से जो टाइम t है उसमें से स्टोन का मोशन हुआ t-2 टाइम के लिए, तो आपने t रेट t-2 डाला और इससे क्या हुआ, u और t-2 का रिलेशन निकाल दिया। फिर इस पॉइंट के बाद ट्रक ने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही स्टोन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने इस पॉइंट के बाद स्टोन के लिए डिस्टेंस निकाला u cos 30 इंटू t-2, और ट्रक के लिए फिर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, लेकिन ट्रक के लिए टाइम क्या लोगे, t-2, क्योंकि 2 सेकंड्स ऑलरेडी हो चुका है। अब 11 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने फिर इसे t-2 कैंसिल किया और t-2 की वैल्यू यहां से डाल दी, तो u और a का रिलेशन आ जाएगा। दिस क्लियर ना? So Yes, sir. I just wanted to tell you a few things about the कि relative motion को कैसे यूज करोगे आप, और साथ में कि इक्वेशंस को किस तरीके से आपको यूज करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, ठीक है ना। और इन सारी चीजों में आपने स्पेशली ध्यान दिया होगा कि जब ओवरऑल काइनेमेटिक्स का आपको एक पूरा थीम जनरेट हो जाता है, तो सब्जेक्ट मैटर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हीं चीजों में काफी कुछ आपको रिलेट करना पड़ता है। अब एक ये प्रॉब्लम देखोगे, जैसे रिवर के फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रिवर से फिर फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें है कि रिवर की वेलोसिटी जो है वो मान लो u है, रिवर की विड्थ d है, और पर्सन जो स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द river is v1 and velocity with which swimmer walks on the bank is, रिवर बैंक में जिस वेलोसिटी से वॉक करेगा दैट इज व्हाट, v2। दीज आर द पैरामीटर्स। अब आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट एंगल थीटा शुड ही स्टार्ट, यहां से इस ओर कितने एंगल थीटा से स्टार्ट करना होगा, सो दैट he reaches exactly opposite point on the river bank in minimum time। मतलब आपसे दो चीजें पूछी गई, एक तो उसे पहुंचना भी सामने है, उसे पहुंचना भी बिल्कुल सामने है, और टाइम टी भी क्या हो, मिनिमम हो। टाइम टी भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो लुक एट दिस, मानो उसने 20 फीट से उसने v1 से स्टार्ट किया, इस ओर v1 का कंपोनेंट आ गया v1 cos थीटा, और इस ओर आ गया v1 sin थीटा। तो इसे क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, रिवर्स की विड्थ d है, तो क्रॉस करने का टाइम t आ गया d अपॉन v1 cos थीटा, है ना। वो क्रॉस करने में यहां पहुंचे कहीं पे भी पहुंचे, इतना टाइम लगेगा। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया d, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v1 cos थीटा, इतना टाइम लगा। अब इस टाइम में जो उसकी ड्रिफ्टिंग हुई होगी, ड्रिफ्टिंग x इज इक्वल टू, रिवर की स्पीड u है और पर्सन की स्पीड, इस और स्पीड v1 sin थीटा, तो u माइनस v1 sin थीटा इज द नेट स्पीड along the flow of river। along the flow of river जो नेट स्पीड है, दैट इज व्हाट इट इज द, ये हो गई u माइनस v1 sin थीटा। दिस इज ड्रिफ्टिंग इनटू टाइम t,
तो टाइम कितना लगा t1 क्रॉस करने में. सो ड्रिफ्टिंग बिकम्स u माइनस v1 साइन थीटा इंटू t1. t1 की वैल्यू आपने डाली d अपॉन v1 cos थीटा. दिस आर ड्रिफ्टिंग. अब इतनी डिस्टेंस अगर वो यहाँ आगे पहुंच गया है x तो वापस आएगा, और वापस आने में इसकी स्पीड क्या है v2. तो वापस आने का जो टाइम t लगेगा दैट विल बी, इट विल बी t2 is equal to x upon v2. So that will be u minus v1 sin theta into d upon v1 cos theta. This is the x upon v2. इतना टाइम रहेगा v2. तो जो टोटल टाइम t अब आपने निकाला, सामने भी पहुंचा है, उसके लिए टोटल टाइम t कितना लगा t1 plus t2. So that becomes equal to d upon v1 cos theta plus t2, that is u minus v1 sin theta into d divided by v2 into v1 into cos of theta. इस इक्वेशन में एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट थीटा. d u v1 v2 सब कुछ कांस्टेंट है. तो आप से dt by d थीटा निकालोगे, उसे 0 के इक्वल करोगे. इससे टाइम t की वो वैल्यू आ जाएगी जिस टाइम के लिए, इससे टाइम की वैल्यू आ जाएगी जिस टाइम के लिए क्या होगा, इसका जो जिस टाइम के लिए वो जो मिनिमम टाइम आ जाएगा, और साथ में क्या है वो सामने पहुंचा है. दिस इज क्लियर. अब मैं एक बार पहले समराइज कर रहा हूं आपको कि लॉज ऑफ मोशन में आपको जो चीजें याद रखनी है, दे आर व्हाट. लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सब कुछ ठीक से आता है. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, जो कि जैसे कई बार कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो आपको देखना होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आपको फ्रेम का याद रखना है. Are you making the FBD from the inertial frame or from the non-inertial frame? If you are making it from the non-inertial frame, तो आपको pseudo force का मैग्नीट्यूड भी पता है कितना लगता है, और pseudo force का डायरेक्शन भी पता है कि pseudo force का मैग्नीट्यूड होगा जिस मास का आप FBD बना रहे हो, उस मास, that mass m into acceleration of the frame. और pseudo force का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा. दिस क्लियर ना. और जब आप pseudo force मार्क करते हो तो इसके पास जैसे जो इक्वेशन आपका हुआ फोर्स F इक्वल टू मास m इंटू ए. तो फोर्स F में मतलब वो जो फोर्स आपने लिखा है, मे बी x डायरेक्शन का लिखा है, y का लिखा है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग के लिए लिखा है, स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर के लिए लिखा है. जिस डायरेक्शन के लिए भी आपने फोर्स F लिखा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन का होना चाहिए. ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन का होगा, उसी डायरेक्शन का, और उसी फ्रेम के रिलेटिव. मतलब अगर आपने स्यूडो फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सेलरेशन, पहली चीज तो हुई किस डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शंस बहुत सी होती हैं जो आप करोगे, एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, इंक्लाइन के लॉन्ग है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग है, स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर है. ये सारी डायरेक्शंस यूजुअली हम क्वेश्चंस में कंसीडर करते हैं. साथ में डायरेक्शन हुई, फिर अगर आपने स्यूडो फोर्स अप्लाई किया तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा वो फिर उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव आएगा, किस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन हो. दिस क्लियर ना. मैं आपको ये चीजें एक दो एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करता हूं, आप इसे ठीक से देखना. लुक एट दिस. ये क्वेश्चन है कि एक ये ट्रॉली है, और जो ट्रॉली है वो एक स्टेशन से आगे की ओर जा रही है, और इसमें क्या है कि एक पुली है, इसे यहां पे एक आदमी, कोई आदमी इसे होल्ड करके नीचे की ओर पुल कर रहा है, कोई आदमी से होल्ड करके नीचे की ओर पुल कर रहा है, ठीक है ना. सम पर्सन इज पुलिंग इट. कोई आदमी इसे हाथ से होल्ड करके नीचे एक स्टेशन से पुल कर रहा है, और यहां पे एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है ना. किसी मूविंग पे इसका एंगल थीटा है, एंगल थीटा है. मतलब जब स्टेडी स्टेट है, इसे पुल करता है तो एंगल थीटा बना करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम में. अब आपसे पूछा गया है
मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करता हूं पहले। फिगर ये है कि बॉब इज हैंगिंग ओवर ए पुली इनसाइड ए कार थ्रू ए स्ट्रिंग। द सेकेंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इन द हैंड ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन द कार। The car is moving with constant acceleration A, directed horizontally as shown in the figure. Other end of the string is pulled with constant acceleration A vertically. The tension in the string is equal to, आपको स्ट्रिंग में टेंशन T बताना है, ठीक है। अब जैसे ही देखो आपके सामने क्वेश्चन आया, इमीडिएटली कई चीजें की ब्लॉक का हमें एफबीडी किसके रिलेटिव बनाना है, ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। अब इस केस में ये ब्लॉक किस ओर मूव कर रहा होगा, ग्राउंड के रिलेटिव, क्योंकि जिस चीज में चल रहा है वो चीज सिर्फ आगे जा रही है। अब ये ब्लॉक जो है कार के साथ साथ तो आगे जा रहा है, साथ में क्या है ब्लॉक इस ओर भी जा रहा है, एटसेट्रा। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल उल्टे से ही स्टार्ट करो। अगर ये एक सेक्शन से नीचे पुल की जा रही है तो इस पुली के रिलेटिव यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो ये दिस इज फॉर श्योर कि इस पुली के रिलेटिव ये ब्लॉक एक सेक्शन से इस ओर जा रहा होगा। ये ब्लॉक इस पुली के रिलेटिव एक सेक्शन से इस ओर जा रहा होगा, दिस फॉर श्योर। किसके रिलेटिव, पुली के रिलेटिव, क्योंकि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ इंक्रीज होगी उतनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। बस दैट वाज द सॉल्यूशन। आपको पता लग गया कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पुली के रिलेटिव ए होगा। पुली नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि वो एक ऐसी कार्ड से अटैच्ड है जो कार्ड आगे जा रही है एक सेक्शन से, यानी कि इसके रिलेटिव स्यूडो फोर्स एम ए इस ओर लगा, एम जी नीचे लगा, टी इस ओर लगा। अब आप देखोगे क्योंकि मेरा यहां पे रेफरेंस डायरेक्शन स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है, तो मैं एक डायरेक्शन स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग और एक डायरेक्शन स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर लूंगा। आप देखो दिस थीटा, तो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। तो एम ए का इस ओर कंपोनेंट आ गया एम ए कॉस थीटा, और एम जी का दिस थीटा 90 माइनस थीटा, तो एम जी का कंपोनेंट इस ओर आ जाएगा, एम जी का कंपोनेंट इस ओर आ गया एम जी साइन थीटा। तो एक तो इक्वेशन आ गया, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन आपका बना कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग टी फोर्स इस ओर है और स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस ओर कितना है, एम ए साइन थीटा। साथ में एम जी का भी कंपोनेंट है इस ओर कितना, एम जी कॉस थीटा। क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ कंसीडरेशन यहाँ पे स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग हो गया, हमें स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग ही एक्सेलरेशन पता ब्लॉक का, और वो भी किसके रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, पुली के रिलेटिव, ठीक है ना। इसलिए स्यूडो फोर्स देना पड़ा। अब इक्वेशन क्या, पुली के स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग टी माइनस एम जी साइन थीटा माइनस, आई एम सॉरी, एम ए कॉस थीटा, यस एम जी cos theta minus ma sin theta is equal to m into a dash. A dash is what, a। ब्लॉक का पुली के रिलेटिव एक्सप्रेशन क्या होगा, a होगा। जो ब्लॉक का पुली के रिलेटिव एक्सप्रेशन है दैट बी व्हाट, इट विल बी a। सो यहां से आपका आ गया t इक्वल्स टू mg cos theta प्लस ma sin theta प्लस ma। दिस क्लियर। अब यहां से हम जो वैल्यू है डाल सकते हैं किसकी, आपको इसमें जो ऑप्शंस में दे आर इन द फॉर्म ऑफ एम और जी के फॉर्म में है। किसी ऑप्शन में थीटा नहीं है, मतलब एम है, जी है, ए है, दैट मींस कि हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा। सो थीटा की एलिमिनेशन के लिए यहां से देखो आ गया, दिस बिकम शॉर्ट, एम से एम कैंसिल हो गया और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा इज व्हाट, इट इज ए बाई जी। तो जब टेन थीटा की वैल्यू आ गई तो आप इससे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। यह आ गया थीटा, इट इज ए, इट इज जी, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो दैट मींस कि टी बिकम्स इक्वल टू एम जी, और कॉस थीटा की वैल्यू आ रहेगी
जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एम ए। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? साइन थीटा विल बी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जो इसकी वैल्यू होगी किसकी, जो वैल्यू होगी दैट विल बी एम ए विल बी एम ए। तो जो पूरा रिजल्ट है आपका एम ए और जी के फॉर्म में आ जाएगा, तो उससे फिर आप ऑप्शन को मैच करा लोगे। बच्चे क्वेश्चन आप समझ गए? यस सर। ठीक है। नाउ सी, अब आप देखोगे, नाउ सी एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये ठीक से देखना। नाउ लुक एट दिस, यहां आप देखो एक ये इंक्लाइन है लाइंग ऑन स्मूथ फ्लोर, ये स्मूथ फ्लोर पे लाई कर रहा है, और यहां एक ये फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है m1 मास का, ये स्ट्रिंग यहां से गई, यहां से पास हुई, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m2, दिस मास m3, दिस एंगल इज थीटा। तो m1 m2 m3 ये सब फ्री है मूव करने के लिए, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये m1 m2 m3 जो सब है ये फ्री है मूव करने के लिए। तो जैसे आप इस सिस्टम को छोड़ दोगे तो आपको निकालना है m3 का एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि m3 साइन इस ओर जा रहा होगा, है ना। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ m3। आपको m3 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। यहां पे भी लेट्स फोकस अपॉन द कंस्ट्रेंट कंडीशन विच इज गिवन। जो कंस्ट्रेंट कंडीशन आपको दे रखी वो क्या है कि जितना इसके बीच में डिस्टेंस कम होगी, मतलब अगर ये सर्टेन एक्सप्रेशन से ए से आगे आया और इसका एक्सप्रेशन इस ओर ग्राउंड के रिलेटिव a1 है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने y डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहां से स्ट्रिंग की लेंथ x प्लस वाई कम हो गई, और ये ब्लॉक इस पुली के रिलेटिव इस ओर x प्लस वाई जाएगा। दैट मीन्स कि इसका एक्सटेंशन इस ओर होगा a प्लस a1 मैंने लिया था, a1 प्लस कैपिटल A, और ये होगा किसके रिलेटिव टू द वेस्ट। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब व्हाट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आपने इसका एक्सेलरेशन निकाला और वो एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव आया, ये कंक्लूड करना ये तो इसके रिलेटिव मूव कर रहा है इस ओर, और वो इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा इसके आगे जाने से, इसके इस ओर आगे आने से। स्ट्रिंग लेंथ अगर यहाँ पे 2 मीटर कम हो गई, इससे ये ग्राउंड के रिलेटिव 2 मीटर आगे गया, ये ग्राउंड के रिलेटिव 3 मीटर आगे गया, तो दोनों से मिलकर के 5 मीटर लेंथ कम हो गई, वो 2 + 5 इसके रिलेटिव इस ओर आ जाएगी। तो आपको इस ब्लॉक के एक्सटेंशन का डायरेक्शन भी इसके रिलेटिव पता लगा, मैग्नीट्यूड भी इसके रिलेटिव पता लगा। बस इसके बाद कुछ नहीं, आपको इक्वेशंस बनाना, दैट्स वेरी सिंपल। क्योंकि ये पता लग गया कि आपको किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके रिलेटिव पता है, तो उस ब्लॉक का इक्वेशन जो न्यूटन्स लॉ वाला है उसी के रिलेटिव बना। इसका ग्राउंड रिलेटिव पता है, आपने इसमें टेंशन टी लिया, तो दैट बिकम्स T = m1a। इसका एबीडी, इसके एबीडी में देखो क्या हुआ, बेस के एबीडी में एक तो पुलिस का पार्ट है, पुली पे लगने वाले फोर्सेस वेस्ट पे लगने वाले फोर्सेस हैं, टी और टी, है ना, टी सोर और टी सोर। जब आप ब्लॉक को हटाओगे इनके बीच में एक रिएक्शन होगा, तो एन इसके ऊपर इस ओर रहेगा, एक एन लगेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, इसका अपना वेट कैपिटल mg नीचे रहेगा, लेकिन हमें इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वेशन बनाना है, तो ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी थीटा। तो टी का इस ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा टी cos थीटा, नीचे की ओर आएगा टी sin थीटा, जिससे कि हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब n का कंपोनेंट आएगा ये थीटा, सो दिस
90 minus theta, so theta, so this will be 90 minus theta. दो यहाँ पे ये theta 90 minus theta, this theta, so this what it is 90 minus theta. तो रिएक्शन n का कंपोनेंट सो t sin थीटा आएगा, n sin थीटा है ना, n sin थीटा, और नीचे की ओर आएगा n cos थीटा. हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, t minus t cos थीटा plus n sin theta. This is the net force in the horizontal direction, and that will be equal to mass capital M into A. This is equation 1, this is equation 2. Unknowns आपके t है, small a है, capital A है, ये A1 है और capital A है, मतलब आपके अभी 4 unknowns हैं, small a1, capital A, t और n, 4 unknowns हैं. अब मैं इक्वेशन लिखता हूं किसके लिए, जो मैं इक्वेशन आपको लिख रहा हूं M2 के लिए. M2 का FBD आप ठीक से देखोगे, M2 के FBD में हुआ M2G नीचे, M2G का मोशन वेस्ट के रिलेटिव इस डायरेक्शन में है, तो आप इसके लिए रेफरेंस डायरेक्शन क्या लेंगे, याली और याली. तो M2G का इस ओर आ गया M2G sin थीटा और इस ओर आ गया M2G cos थीटा. रिएक्शन n इस ओर रहेगा, क्योंकि इसने इसके ऊपर रिएक्शन n लगाया, तभी तो उसका रिएक्शन इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में n लगाया था. टेंशन T इस ओर होगा, स्यूडो फोर्स इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन गैस के रिलेटिव है, तो स्यूडो फोर्स इस ओर होगा M2A. तो M2A का कंपोनेंट इस ओर आ रहेगा दिस थीटा, सो दिस आल्सो थीटा. इस ओर आ रहेगा इसका कंपोनेंट M2A cos थीटा और इस ओर आ रहेगा M2A sin थीटा. हमारा ब्लॉक M2 का मोशन वेस्ट के रिलेटिव नहीं हो रहा है, मतलब इसको कोई मोशन नहीं है, कोई, इट इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो एक्सेलरेशन. तो इक्वेशन आ गया आपका M2A sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू M2G cos थीटा. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4 हो गया M2G sin थीटा प्लस M2A cos थीटा माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A1 प्लस A. बेस के रिलेटिव एक्सप्रेशन लोगे तो आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और 4 अननोन्स हैं A1, कैपिटल A, T और N. आप इन्हें एलिमिनेट करके और जिस चीज की वैल्यू पूछी गई है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल अगेन टू मेक दिस क्लियर कि सबसे पहले कंस्टेंट कंडीशन में, क्योंकि होता क्या, एबीडी आप बना लेते हो, एबीडी आप हर एक फ्रेम से बना लेते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बना लेते हो, बट एबीडी के बाद जो स्टेप आता ना कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, तो जिस इक्वेशन, जिस ब्लॉक का इक्वेशन बनाना होता है, उस ब्लॉक के बारे में 2 चीजें होती हैं, उसका एक्सेलरेशन किस ओर है, जिस ओर आपको पता है वो किसके रिलेटिव पता है, तो किस ओर डायरेक्शन का सेंस होगा कि आपको कौन सा एक डायरेक्शन लेना, कौन सा उसका दूसरा परपेंडिकुलर लेना. दूसरा, जिसके रिलेटिव है वो उसके रिलेटिव होगा, तो उसके रिलेटिव के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, किस फ्रेम से इक्वेशन बनाना है. जिसमें आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं फिगर वाइज, जो ऐसा लगता है कि जब आप एक बार डायरेक्टली सोचोगे मे भी आपको सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, और जेईई एडवांस के कई क्वेश्चंस में बिल्कुल ऐसा ही होता है. आप देखो, लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. लुक एट दिस, आप ये देखोगे इसमें ये है कि ये कोई सपोर्ट है और ये भी कोई एक सपोर्ट है, ये फिक्स्ड है, इनके ऊपर एक प्लैंक है लाइक दिस. और सपोर्ट्स और प्लैंक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस थीटा, मतलब ये स्लाइड करके नीचे की ओर आएगा अगर आप इसे छोड़ दोगे फ्री. ठीक है ना, इसे अगर आप फ्री छोड़ दोगे तो सपोर्ट ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा. ठीक,
इसके ऊपर एक मास है, ये मास का आदमी। अब बोला गया कि सब कुछ स्मूथ एंड ऑल ये दे रखा है, और प्लैंक का मास है, द मास ऑफ द प्लैंक इज, प्लैंक इज हेल्ड एट एन एंगल अल्फा टू द, मैंने θ1 ले लिया, थीटा ले लिया, on the two fixed supports in B, the plank can slide against the supports without friction because of its weight mg। मतलब इसका जो मास है प्लैंक का कैपिटल M है, ठीक है ना, मास mg, acceleration and direction in which a man of mass small m, मैन का मास स्मॉल m है, तो मैन को किस एक्सलेरेशन से प्लैंक के ऊपर किस ओर जाना चाहिए, समझ लो ना, मतलब नीचे की ओर दौड़ना चाहिए, ऊपर की ओर दौड़ना चाहिए, सो दैट द प्लैंक डज नॉट मूव। तो आपसे एक्सेलरेशन डायरेक्शन इन विच ए मैन ऑफ मास स्मॉल m शुड मूव सो दैट द प्लैंक डज नॉट मूव। अब क्या हुआ कि प्लैंक मूव नहीं कर रहा है, उसके लिए मैन को किस ओर और कितने एक्सेलरेशन से दौड़ना है आपको ये बताना है, समझ गए। अब आप देखो बिल्कुल क्वेश्चन पे जनरली क्या होता है, और सेम कि यही एक जेई एडवांस का, मतलब जेई मेन में भी ऐसा होता है, बट फिर भी क्या होता है, जेई मेन की बॉडी कंडक्ट करने वाली एनटीए है और काफी बड़ी बॉडी है। जेई एडवांस में जब वो बात आती तो प्रोफेसर्स और जो मेकर्स ऑफ द पेपर है उनका नंबर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, और वो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सडनली देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम इंडिया, तो उसमें एक चेंज आया ओवर द ईयर्स। ये लोग थे, फिर उन्होंने में से 5% लोग रिटायर कर गए, नए 5% लोग इंडक्ट हुए, तो 95% लोग हमेशा वो हुए जो पुराने वाले उन लोगों की मेंटलिटी से अवेयर थे, वो लोग उस सिस्टम को लगातार उसी फॉर्म में प्रमोट करते रहे। तो जैसा कि पेपर का नेचर होता था आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, वो जेई एडवांस के पेपर में लगातार क्या हुआ, वो नेचर रिटेन रहता गया, और पेपर हमेशा एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन द पेपर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और क्वेश्चन लगातार उस चीज पे बेस्ड होते हैं कि आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक से कैच किया तो उसके थ्रू सारी क्वेश्चंस और सारे ऑप्शंस फिर आपके आते जाएंगे। यहाँ पे हमें इसे नीचे नहीं स्लाइड करने देना है। अब इसके ऊपर एक चीज तो सर्टेन है, इसका वेट अपना mg नीचे रहेगा, कैपिटल mg, और mg का कंपोनेंट इस ओर mg cos थीटा होगा, जैसे यूजुअली आप करते हो, है ना, और इस ओर mg sin थीटा आएगा। ये कोई जनरल सी चीज हो गई कि प्लैंक का वेट इस ओर होगा mg sin थीटा, इस ओर mg cos थीटा। हमें mg sin थीटा को कैंसिल करना है, तो जब मैन इसके ऊपर दौड़ेगा प्लैंक के ऊपर, जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर दौड़ते हैं तो आप चाहे उसे फ्रिक्शन मानो या कुछ भी करो, हम उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो सरफेस उतना ही फोर्स हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो जब यहाँ पे mg sin थीटा है और कोई तरीका नहीं फोर्स लगाने का, इसका मतलब कि मैन प्लैंक के ऊपर एक फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग कि दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाटएवर इट बी, जो भी है, मैन जब फोर्स लगता, फोर्स फ्रिक्शन की हेल्प से ही है। मैन के शूज या फुट और प्लैंक के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, इट इज डेफिनेटली दैट फोर्स। तो मैन जब दौड़ेगा तो प्लैंक के ऊपर फोर्स ऊपर, यानी कि वो फोर्स मैन के ऊपर क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा, मैन के ऊपर किस ओर, नीचे की ओर। अब मैं अगर मैन का एक्सेलरेशन मैं प्लैंक के रिलेटिव लेता हूं, प्लैंक रेस्ट पे है, तो मैन का एक्सेलरेशन प्लैंक के रिलेटिव नीचे आएगा, वही ग्राउंड के रिलेटिव, इससे स्यूडो फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर प्लैंक एक्सेलरेट हो रहा होता, प्लैंक तो रेस्ट पे है, यही टारगेट था कि प्लैंक को रेस्ट पे रखना, सो दैट मींस मैन के ऊपर फोर्स पीछे लगा, इस ओर लगा। अब आप यहां पे सोचिए कि मैन तो प्लैंक के रिलेटिव एक्सेलरेट करेगा या उसके प्लैंक के रिलेटिव एक्सेलरेट करेगा, बट क्योंकि प्लैंक ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सो दैट मींस कि मैन का जो एक्सेलरेशन है जो प्लैंक के रिलेटिव होगा वही ग्राउंड रिलेटिव। तो मैन का अपना वेट mg नीचे, mg का कंपोनेंट इस ओर mg sin थीटा, और mg का कंपोनेंट इस ओर mg cos थीटा। तो आपका एक इक्वेशन तो आ गया प्लैंक के लिए, F इक्वल टू mg sin थीटा। पर्सन के लिए इक्वेशन आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली पर्सन एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इस पे फोर्स F भी पीछे लगना है, क्योंकि प्लैंक के ऊपर फोर्स ऊपर लगाना था, तो पर्सन के ऊपर वही फोर्स F क्या होगा, नीचे। तो F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास स्मॉल m इंटू a। इसका मतलब ये हो गया
कि आपको एफ की वैल्यू डाली आपने mg sin थीटा प्लस स्मॉल mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। जिससे a की वैल्यू आ गई, a को से g कॉमन आ गया और sin थीटा भी कॉमन आ गया, यह आ गया आपका m अपॉन स्मॉल m प्लस 1। तो बच्चों देखो, दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑप्शंस इसमें होंगे कि किसी ऑप्शन में कि मैन ऊपर जा रहा इस एक्सप्रेशन से, किसी में नीचे जा रहा इस एक्सप्रेशन से, मतलब या जो है ना कि मतलब या तो मैन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और दोनों में क्या होगा, दो दो ऑप्शंस होंगे कि एक्सप्रेशन इतना है या इतना है। क्वेश्चन इजी था, बट आप बस उसे कैच कर रहे थे कि क्योंकि हमें प्लैंक को रेस्ट पे रखना, प्लैंक पे mg sin थीटा नीचे है तो कोई फोर्स ऊपर, और वो फोर्स मैन से ही लगेगा। मैन अगर उसके ऊपर, एंड यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट कि फोर्स फ्रिक्शन है क्या है, मैन के ड्यू टू प्लैंक के ऊपर फोर्स ऊपर रहेगा तो उतना ही फोर्स मैन के ऊपर नीचे रहेगा। तो मैन के फोर्सेस नीचे आ गए, सीडो फोर्स है नहीं, तो दैट मींस की, और प्लैंक रेस्ट पे है, तो एक तरीके से एक्सेलरेशन जो आएगा वो ग्राउंड के रिलेटिव आएगा। ठीक है। सो बच्चों, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं आज का सेशन यहीं पे ओवर कर रहा हूं, एंड आई विल ऑलवेज गेट यू एक्वेंटेड विद द टॉपिक अर्लियर। मैं बता दिया करूंगा, तो अगर कोई बच्चा मतलब नहीं भी देख पाता सेशन तो मैं रिकॉर्डेड भी दूंगा, तो आप फिर उसे बाद में देख लिया करो। ठीक है, ऑलराइट, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।